जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं रहे, श्री मनमोहन सिंह जी। तो आज हम लोग पूरे जीएस नेक्सस परिवार की तरफ से उस महान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हमारी जो जीएस नेक्सस की टीम है पूरे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है, क्योंकि उनके जो कंट्रीब्यूशन थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्केल अप थे। तो थोड़ा मैं उस पे भी ध्यान आकर्षण करूंगा आप सबका। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं उनकी जीवनी के बारे में और फिर फर्दर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ, और वहीं पे उन्होंने अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह की एजुकेशन ली। फिर आगे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। फिर उन्होंने डीफिल जो इकोनॉमिक्स में उन्होंने अवार्ड लिया, वो भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी उनकी। तो ये तो थी उनके जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। तो फर्दर हम लोग जो उनको जानते हैं, एक्चुअली जो उनका कंट्रीब्यूशन है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, और फाइनली हम लोग एज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया जो हमारे पीएम हैं उस तौर पे, मतलब इंडिया के पीएम 14th पीएम के तौर पे। तो अगर हम लोग देखें उनके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे क्या कुछ रहा है, तो मैं रिमाइंड करवाता हूँ आपको कि 1991 से लेकर के 1996 के बीच में वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और इससे पहले वो बहुत सारे पोस्ट को भी उन्होंने सुशोभित किया, जैसे कि यूजीसी के चेयरमैन के पोस्ट पे होना, पीएम का एडवाइजर होना, जो फाइनेंस सेक्रेटरी का भी इन्होंने रोल प्ले किया। और उसके बाद में जाकर के जो इनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत होती है, पॉलिटिकल कैरियर के तौर पे ये राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल प्ले किया इन्होंने। और फिर बाद में ये भारत के 2 कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इनका टर्म को रेफर किया जाता है, जैसे 2004 से लेकर के 9 और फिर 2009 से लेकर के 2014। तो ये है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो इनका जो मेजर वर्क है उसमें मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा इनके जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, दैट प्रोवाइडेड, मतलब कि एक जो पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता है गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स को स्थापित करने के लिए, उस डायरेक्शन में एक बड़ा ही बेनिफिशियल करी था वो। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जो एक इंडिया में अपनी ही तरह का एक अनूठा पहल जो था क्या कि राइट टू वर्क है ना, राइट टू वर्क को एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू इनेक्ट किया गया। 100 डेज का एटलीस्ट जो 100 डेज का जो गारंटीड वर्क प्रोवाइड करवाया गया था। राइट टू वर्क मनरेगा आप जो जान रहे हैं, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, बट इन द ईयर 2009 महात्मा गांधी वर्ड वाज एडेड इन इट, है ना। तो जो नरेगा है, जिसमें कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, 2005 वाला है ये। तो ये भी मतलब इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन वाली चीज थी, क्योंकि उनका जो विजन था ना इंक्लूसिव ग्रोथ का, तो ये सारी चीजें उनका। और एक चीज तो मिसिंग हो रही है उसमें, 2013 का जो इनका एक बहुत ही फ्रूटफुल वर्क था, राइट टू फूड है ना। राइट टू फूड को इंश्योर किया गया कि जो अपने पास लॉज बना के है ना, राइट टू वर्क की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, ये सब के लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हुआ। और राइट टू फूड की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। राइट टू फूड के लिए इन्होंने बनाया NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें कि जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, इन्होंने उनको राइट टू फूड अवेल करवाया एट द चीपेस्ट कॉस्ट। तो एक तरह से जो उनके विजनरी, मतलब जो लीडर थे, इन्होंने जो अपना बजटरी स्पीच दिया, जो इनके विजन्स थे, और विजन थे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जब ये रहे, विजन थे बतौर जब ये पीएम रहे, तो सबको आप देखेंगे ना, तो देखेंगे कि उनका यूनिक सा रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए जब ये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे थे 1991, एट दैट टाइम इंडिया वाज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत खस्ती हालत हो गई थी हमारी इंडिया की। तो एट दैट टाइम जो हमारे पीएम थे उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी, वो भी नहीं है हमारे बीच। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी मनमोहन सिंह जी, आज वो भी नहीं है हमारे बीच। जो इनका जो मॉडल था, एक्चुअली राव मनमोहन मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, एंड दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग इंडिया के बेनिफिट, इकोनॉमिक ट्रैप जो था उससे बाहर आना है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बाहर आना।
और इन्हीं के मॉडल को राम मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। और जो एक्चुअली रिजिम जो वर्क किया गया था 3 सेक्टर्स में थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और थैंक्स टू दिस क्या कि आज हम उस इम्पैक्ट को देख पाते हैं, क्या कि इंडिया जो एक वर्ल्ड लीडर की ओर बढ़ने को चला है वो, तो ये एक नींव बिछाई गई थी। जब मैं एक स्टोरी रिलेवेंट करता हूँ। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने बजट स्पीच दिया था अपना, तो उन्होंने इस बात को रेफर किया था क्या कि जस्ट ही क्या कि आज इस अगस्त हाउस को उन्होंने रेफर किया था। अगस्त हाउस एक्चुअली पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं, वेयर कि लेजिस्लेचर बैठते हैं और वो कंट्री के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डिसाइड करते हैं। तो दैट्स वाई अगस्त हाउस का भी ध्यान में रखिएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने बोला था कि आज इस अगस्त हाउस में एक नए भारत की नींव रखने जा रहा हूं। और एक्चुअली में नींव रखी इस तौर पे क्या कि जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटे, तो उस वक्त इंडिया जब उन्होंने रिज्यूम किया था 2004 में एज पीएम, तो उस वक्त इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। बट जब 2014 उनका टर्म खत्म होता है तो इंडिया बिकेम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थी हमारी प्रोग्रेस अंडर द कैप्टनशिप, अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एक्चुअली और भी चीजें हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, आप जान ही रहे हैं, अपोजिशन भी होता है हमारे सिस्टम में। तो कभी कभी उनको साइलेंट पीएम के भी तौर पे बोला जाता है, रेफर किया जाता है कि इंडिया के साइलेंट पीएम की। तो हाँ, तो अगर हम उनके वर्क को एनालाइज करें तो यस, उन्होंने साइलेंटली वर्क किया रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। उनका जो सपना था ना, क्या कि जस्ट उन्होंने रेफर भी किया कि ही वॉज ट्राइंग टू रेज ऑल द बोट्स इन दिस टाइड, है ना। वो सबके लिए बात करते थे। उनका एक ड्रीम था क्या कि भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, बीइंग ग्रेट इकोनॉमिस्ट। उन्होंने किया भी, है ना। आप ये देख पाएंगे कि इंडिया जो कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है, और एक समय में इंडिया उनके स्टुवर्डशिप में, उनके कैप्टनशिप में, उन्हीं के पिवटल रोल के अराउंड की वजह से इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था वर्ल्ड का। इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जब वो पीएम थे 2014 में, जब वो हटे थे, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वन ऑफ द हाईएस्ट 7.7% ऑफ द वर्ल्ड था। देखा होगा आपने कंट्री की इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है और स्टेटस है अचानक से चेंज होती है उनके लीडरशिप में। तो ऑब्वियसली है क्या कि उनके वर्क को साइलेंटली, इस सेंस में मैंने बोला भी क्या कि उन्होंने साइलेंटली बहुत ही एकदम शानदार और बेहद सरल तरीके से भारत की गरीबी को दूर करने की कोशिश की। इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ का विजन को एक्चुअली में उन्होंने विजुअलाइज किया थ्रू द नॉर्म्स ऑफ जो राइट टू वर्क है ना, थ्रू द लॉन्चिंग ऑफ नरेगा स्कीम। एक्चुअली महात्मा गांधी तो उसमें बाद में जुड़ते हैं। और उसके बाद राइट टू वर्क का देखा आपने, राइट टू फूड जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, और अपने सिविल के करिकुलम से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पीपल को हर टाइप के राइट्स को अवेल करवाया गया है ना। तो एक्चुअली में ये इंक्लूसिव ग्रोथ का जो विजन है, जो कंसेप्ट उन्होंने प्रोपाउंड किया, एक्चुअली में इन्हीं सारे स्कीम्स के, इन्हीं सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा क्या कि हम लोग फिर से एक बार उनके इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना, इंडियन पीएम के तौर पे, या फिर इंडिया के एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, उन्होंने जो इंडिया को एक नई मुकाम पे पहुंचाया अपने लीडरशिप में, तो एक बार फिर से हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी दिवंगत आत्मा को सादर नमन करते हैं। थैंक यू।